नमस्कार दोस्तों। आज हम सोम डिस्टिलरीज और ब्रूवरीज लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। तो सोम ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 2000 करोड़ का है और ये कंपनी बेसिकली लिकर बनाती है। तो 93% इसका जो सेल्स है वो बियर्स की सेल से आता है और 7% ये अन्य लिकर के प्रोडक्ट्स बनाती है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है जो लार्जर लिकर कंपनीज हैं उनके लिए, राइट। तो इस कंपनी को हमने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि इसका कंपाउंडेड 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 65% है, इसलिए इसके पिछले 4 क्वार्टर्स का सेल्स ग्रोथ 40% है। तो ये जो फिल्टर होता है हमारा 25%, उस पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। बस ये समझना है कि अगले 2 से 3 साल में क्या ये एक 25% प्लस सेल्स ग्रोथ कंपनी दे सकती है और ऑब्वियसली अर्निंग्स ग्रोथ 25% प्लस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। तो इस कंपनी के जो कॉन कॉल्स है, अर्निंग्स रिपोर्ट्स है, वो सब पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि इस कंपनी के ग्रोथ में 2 ट्रिगर्स है, इसके 2 डिमांड ट्रिगर्स है, राइट। सबसे पहला तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन का एक मेजर प्रोडक्ट ट्रिगर है या डिमांड ट्रिगर है, सॉरी। तो करंट जो स्टेटस है कंपनी का वो 3 स्टेट्स में प्रेजेंट है। एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा ओडिशा है। मध्य प्रदेश के बियर मार्केट का 45% मार्केट शेयर ये कंपनी ऑलरेडी कैप्चर कर चुकी है, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी। दूसरा, कर्नाटक में करीबन 19% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी है बियर मार्केट का। तो कर्नाटक में जाके इसको कुछ 3-3.5 साल हुए। कंपनी ने बहुत एग्रेसिवली अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वहाँ पे बनाया और बहुत तेज़ी से वहाँ पे मार्केट शेयर कैप्चर किया है और अब इनका कहीं ना कहीं फोकस उड़ीसा पे है। 13% मार्केट शेयर उड़ीसा में कैप्चर कर चुके हैं और एक नया केपेक्स वहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए फंड रेज किया था पिछले साल। तो जो भी लीडिंग इंडिकेटर्स है फ्यूचर ग्रोथ के वो काफ़ी क्लियर कट दिख रहे हैं प्रेजेंट मार्केट से और ऑब्वियसली एक्सपैंड करना चाहती है अन्य राज्यों में, जैसे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो वहाँ पे एक्सपैंड करने का एक प्रयास कर रही है, राइट। दूसरा, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इनका एक डिमांड ट्रिगर है। तो 85% जो बियर मार्केट है वो मास मार्केट बियर मार्केट है। इट्स ओनली 15% विच इज़ अ प्रीमियम बियर मार्केट और ये कंपनी प्रिडोमिनेंटली 85% मार्केट में थ्राइव करती है या खेलती है। तो मास मार्केट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाती है ये। एक और प्रोडक्ट बनाने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है जो आपका किंगफिशर का कंपिटिटर बन सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, मार्जिन्स भी बेहतर होंगे, ब्रांड रिकॉल अच्छा होगा, ब्रांडिंग भी एक तरह से कंपनी की अच्छी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन तो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। तो एक तरह से वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए जिससे इनका एक तरह से मार्जिन एक्सपेंशन हो जाए, ब्रांड रिकॉल, ब्रांडिंग जो भी हम बोल सकते हैं वो सही तरीके से हो जाए, राइट। तो मैनेजमेंट ने क्लियर कट बता दिया है कि FY25 के लिए करीबन 20% का सेल्स ग्रोथ देना चाहते हैं या पॉसिबल है। तो करीबन यहाँ पे 1500 तक का एक तरह से 1500 करोड़ का एक तरह से आपको टॉप लाइन दिख जाएगा। तो मैंने वो एक बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया है। अगर 1500 का टॉप लाइन दिख जाएगा तो आपका जो बॉटम लाइन है वो करीबन 25% का दिख जाएगा एट 5.58 EPS, अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पे काफ़ी सही चल रहा है अभी तक। कहानी भी अच्छी है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, राइट। अब अगर आप देखोगे कुछ और एस्पेक्ट्स पे तो शायद इतना कन्वीनियंट चीज़ें नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे तो वो भी काफ़ी सही लग रहा है, एक तरह से फ्लक्चुएशंस बहुत कम है। 2017 तक का डेटा है ये, या 2017 से डेटा लिया गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि ये सिक्लिकल नहीं है कंपनी, कमोडिटाइज बिजनेस नहीं है, बट एक्चुअली ये एक कमोडिटाइज बिजनेस है, इसमें सिक्लिकलिटी है, राइट। ये एक स्ट्रक्चरल या एवरग्रीन बिजनेस नहीं है, ये एक सेक्युलर बिजनेस नहीं है। कंपनी का जो मेजर इनपुट कॉस्ट है वो बार्ली होता है, जऊ, जो जिसको आप कहते हैं, जई भी कहते हैं बहुत जगह पे। और जऊ जो होता है या फिर आपके जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल वीट, बार्ली, राइस, इसमें बहुत सीजनैलिटी होती है और इसमें प्राइसिंग का बहुत इशू होता है। तो बहुत कंपनीज़ को, जो लिकर कंपनीज़ होते हैं, उनको ये स्टॉक करना पड़ता है इन्वेंट्री, राइट। क्योंकि बारिश का प्रॉब्लम होता है, प्राइजेस कभी कभी बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको स्टॉक करना पड़ता है। तो इससे 2 चीज़ें होती है, एक तो इनका इन्वेंट्री डेज या फिर इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, एक जिसकी वजह से पैसा बहुत अटकता है, राइट। दूसरा चीज़ जो है बहुत क्लियर है कि प्राइसिंग पावर नहीं है, राइट। जैसे अगर आप बियर 100 रुपये में बेच रहे हो और बियर बनाने का पूरा खर्चा इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लेट्स से 85 रुपीज़, जिसमें आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और लेट्स से वो 85 से 90 हो जाता है, तो आप बियर का जो एंड प्राइस है या फिर मार्केट प्राइस है वो 100 ही रखोगे, राइट। क्योंकि यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफर द इंक्रीज इन द
cost of raw materials to the end customer, you don't have the pricing power, right? क्योंकि आप 100 का 110 कर दोगे तो ये मार्केट इतना फ्रैगमेंटेड है, इतना कम्पिटिटिव है कि आपका कंपटीटर आके आपका मार्केट शेयर लेकर चला जाएगा। ये एक फंडा है। दूसरा ये है कि जो प्राइसिंग है उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो लिकर कंपनीज में बैरियर्स टू एंट्री हाई है, क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंस देने के बाद ही आप लिकर बेच सकते हो किसी स्टेट में। बट जो मार्केटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइसिंग होता है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत हद तक एक से होता है, राइट? तो काफ़ी क्लियर कट दिख रहा है कि इस कंपनी में प्राइसिंग पावर नहीं है। तो एक तरह से ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये थोड़ा मिसलीडिंग है। ये फ्लक्चुएशन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से दिखा रहा है, बट इसका ओपीएम या एबिटा कभी भी टूट सकता है, कभी भी 7% 8% हो सकता है। ये इसका कोई गारंटी नहीं है, ये कमोडिटाइज्ड बिजनेस है ये, राइट? और अगर आप जो दूसरी चीज़ें हैं बैलेंस शीट पे वो अगर आप देखो तो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम लग रहा है। कंपनी ने डेट लिया है बट बहुत अच्छी तरह से डेट कंपनी अपना क्लियर कर रही है, बहुत डिसिप्लिन तरीके से डेट अपना क्लियर कर रही है कंपनी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें 2017 में 41 करोड़ का है, एक वक्त तक 145 CR तक जा चुका था, अब 99 CR का। तो बहुत डिसिप्लिन दिख रही है मैनेजमेंट में अपना डेट कम करने के लिए। तो डेट रिलेटेड जो भी रेशियोज़ है, डेट टू इक्विटी या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स में, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। भले वर्किंग कैपिटल साइकिल में जो लेंदी वर्किंग कैपिटल साइकिल की अगर आप बात कर रहे थे वो भी अगर देखें तो शॉर्ट टर्म डेट जो वर्किंग कैपिटल साइकिल डेट होता है वो भी ज़्यादा नहीं है। एक तरह से 20 था, फिर 85 हुआ, फिर 67 करोड़ हुआ। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट दिख रहा है अपने डेट को मैनेज करने के लिए, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस दैट इट इज़ इन, राइट? इस कंपनी का जो डेप्रिसिएशन कंपोनेंट है वो ज़्यादा रहेगा विदाउट एनी डाउट, क्योंकि इसका फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट जो रेशियो है या फिर परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 50% है। तो आपको केपेक्स की ज़रूरत पड़ती है, फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट? इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेंट्री तो चलो कैप्चर हो गया है, बट आपको बहुत सारे मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है बैक एंड इंटीग्रेशन करने के लिए। पावर जनरेशन के लिए आपको बहुत मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर बहुत एक केपेक्स की ज़रूरत पड़ती है, पावर कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, राइट? तो बहुत सारे कंपनीज बैक एंड इंटीग्रेशन करते हैं जिसके कारण उनका जो फिक्स्ड एसेट जो है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द टोटल एसेट्स, राइट? तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप कंपनी की देखोगे तो 7% है, एक वक्त में -3% थी, 0% भी थी, बट ये कोविड का वक्त था। बट कहीं ना कहीं ये फ्लक्चुएट हो रही है, 6, 7, 5, 7 तक एक तरह से फ्लक्चुएट हो रही है। नॉर्मली हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 9% या उससे ज़्यादा कंपनीज में अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि 7% इज़ टू लेस प्रॉफिटेबिलिटी, और ये तो सिक्लिकल बिजनेस है, कभी 7 का 3% हो जाएगा, कभी पता भी नहीं चलेगा, राइट? तो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है 25% का आ जाएगा, कोई लोड नहीं दिख रहा है उसमें, राइट? इस कंपनी का अगर आप रिटर्न रेशियोज देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी रेड फ्लैग्स दिख के आएंगे, राइट? इस कंपनी का 5 ईयर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 8% है, 5 ईयर रिटर्न ऑफ इक्विटी 7% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक। सो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 100 रुपये अगर बिजनेस में लगाए हैं तो 8% का एक तरह से प्रॉफिट हुआ है, राइट? योर रिटर्न ऑफ इक्विटी इज़ अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक। तो अगर समझो किसी इक्विटी इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, राइट, तो उसने 7% एक तरह से प्रॉफिट कमाया है साल दर साल, राइट? ये काफ़ी कम है एक्चुअली। नॉर्मली 18 to 20% रिटर्न रेशियोज आर कंसिडर्ड टू बी कंफर्टेबल रिटर्न रेशियोज। ये 8% है, 7% है, ये बहुत कम है। एक तरह से कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ये क्लियर कट दिख के आ रहा है। बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, ये दिख के आ रहा है। और सबसे जो रेड फ्लैग एक तरह से है, इसका सेल्स ग्रोथ 27% का है। तो एक प्रकार से आपके बिजनेस में 8% से पैसा आ रहा है और 27% से पैसा अपने बिजनेस के ग्रोथ में खर्च हो रहा है, ये लग रहा है, राइट? इसका मतलब क्या है? जो डेल्टा है 27 - 8% का, वो कहाँ से आ रहा है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? एक, वो पैसा आ रहा है डेट से, जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा, वो पैसा आ रहा है इक्विटी डाइल्यूशन से, राइट? तो कंपनी ने पिछले साल एक प्रेफरेंशियल इशू किया था, वहाँ पे इक्विटी डाइल्यूट हुआ था उसका। कंपनी एक QIB भी करने वाली थी, राइट? बट उसके लिए बिडर्स नहीं आए, जिसकी वजह से उन्होंने QIB नहीं किया, राइट? और ये कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो अगर आप देखोगे री इन्वेस्टमेंट रेट कंपनी का वो करीबन
500% का री इन्वेस्टमेंट रेट है। तो मतलब कंपनी अगर 100 रुपये अपने बिजनेस से कमाती है तो 500 रुपये अपने बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट करती है। तो ये 400 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं डेट से, ये आ रहे हैं इक्विटी से। तो एक तरह से क्लियर कट समझ में आता है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। इसको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंडिंग की हर वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। और ऑब्वियसली एक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी नहीं है। ऑब्वियसली अगर फ्री कैश फ्लो होता तो उसको अपने बिजनेस पर री इन्वेस्ट कर देती। तो ये -601 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं है, एक्चुअली नेगेटिव कैश फ्लो है इनका। तो इस कंपनी के पीछे थोड़ी हिस्ट्री है। इस कंपनी को एक्चुअली मैं 2019 से फॉलो कर रहा हूँ एंड 2019-20 में करीबन इसका जो स्टॉक प्राइस हुआ करता था वो करीबन 10 रुपये हुआ करता था। और मैं टीवी पे ये जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं टॉप, इनकी कमेंट्री सुनता था और तब मुझे इतनी ज़्यादा आइडिया भी नहीं था बिजनेसेस को किस तरह एनालाइज करते हैं उसका। तो ये जो भी कमेंटेटर्स आते थे वो कहते थे कि आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका मैनेजमेंट बहुत क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज़ रियली गुड, मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ये वो दुनिया भर की बातें करते थे। और इसका मैनेजमेंट मुझे हर वक्त अग्रेसिव ही लगा या ओवर अग्रेसिव ही लगा। बहुत सारी न्यूज़ आती थी जो इतनी सही नहीं लगती थी। अभी भी अगर आप देखो तो पिछले साल इनका कुछ आईटी रेट्स पड़े हैं इसके मैनेजमेंट के ऊपर। अभी भी कुछ चाइल्ड लेबर का कुछ केस चल रहा है इनका कोर्ट्स वगैरह में। तो मुझे मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव लगा। तो इस कंपनी में कभी मैंने फॉलो तो करता था पर कभी मैंने पैसा नहीं लगाया। तो वो स्टॉक प्राइस जो था वो 15 रुपये का 30 रुपया हुआ, 70 रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ, 140 रुपये हुआ, राइट। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ या फिर अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से दे रही थी। यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 62% है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 35% है, राइट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि जो भी एक तरह से जो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है वो अर्निंग्स के ऊपर जाता है। मैनेजमेंट की क्वालिटी वगैरह जो पी ना कहीं फैक्टर इन हो जाता है क्योंकि पी इज़ बेसिकली परसेप्शन बेस्ड, राइट। बट अगर कंपनी अर्निंग्स दे रही है तो उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। इसका स्टॉक प्राइस भले 140 से 100 रुपीज़ आ गया, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अभी, राइट। बट एक वक्त में इसका स्टॉक प्राइस 15 से 140 रुपये तक चला गया था, प्योरली ऑन द फैक्ट दैट दिस कंपनी वॉज गिविंग टेरिफिक अर्निंग्स एंड सेल्स ग्रोथ, राइट। तो बेसिकली दैट वाज द पॉइंट, राइट। तो इसका अगर आप ये नंबर ऑफ शेयर्स भी अगर आप देखोगे, राइट, तो टोटल शेयर्स कुछ, जैसे हमने बात की इक्विटी डाइल्यूट किया था, QIP करने की कोशिश की थी बट वो हुआ नहीं क्योंकि बिड्स नहीं मिले इनको। तो पिछले साल थोड़ी इक्विटी डाइल्यूट की थी और डेट से पैसा रेस कर रही है कंपनी, राइट। तो ओनरशिप की अगर बात करें तो इसमें आपको कोई बड़ा FII या DII नहीं दिखेगा, राइट। पब्लिक ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, इसमें इन्वेस्ट किया है, बट 3 गुना तो इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है पब्लिक का पिछले 3 सालों में। तो रिटेल फ्लोट काफ़ी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, राइट। अगर हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो सो फॉर एग्जांपल P इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 थिंग्स, वन इज़ द स्टॉक प्राइस एंड अदर इज़ द अर्निंग्स ग्रोथ। And if you look at the contribution of P to the stock price, it's around -46%. तो मतलब जो भी stock price में growth आया है वो earnings की वजह से आया है। तो कहीं ना कहीं ये attribution हो रहा है कि earnings की वजह से इसमें growth आया है 30%। stock price का या फिर liquidity का इतना बड़ा function नहीं था। तो P की वजह से stock price ऊपर नहीं गया, कहीं ना कहीं earnings की वजह से ऊपर गया। एक वक्त में P की वजह से ऊपर गया था जब 140 पे था, अब करीबन 100 पे आ चुका है इसका स्टॉक प्राइस। तो काफ़ी साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है ये और नीचे जाके करीबन 85 to 90 पे आ जाएगा, तब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट कंपनी अगर आप देखने गए तो बिजनेस मॉडल पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये इसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बहुत ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देता है। और ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो मुझे नहीं लगता हो सकती है, बट इसमें पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मुझे हर वक्त दिखी है, राइट। तो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट सोम। I hope you liked the analysis. Please like and share this analysis with others as well, and follow this channel for more such videos. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in any stock. Thank you for your time. Take care. Goodbye.